तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो समंदर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ सिर्फ मछुआरे रहते हैं और उनकी रोजी रोटी मछलियों से चलती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तब एक दिन सरकार वहाँ कच्चे तेल की पाइपलाइन लगा देती है, क्योंकि सरकार को खबर मिली थी कि समंदर के नीचे कच्चा तेल मौजूद है। इससे हुआ ये दोस्तों की पाइपलाइन ने समंदर तक जाने वाले रास्ते को कवर कर लिया। मछुआरे अपनी नाव को अब समंदर तक नहीं लेके जा पा रहे थे, जिससे सीधा सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ा। उन पर तो मुसीबत आकर बरस गई, लेकिन सरकार से गुहार लगाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। और तब उसी गांव में रहने वाले 5 लोग सामने आए। उन्होंने आंदोलन किया ताकि वो पाइपलाइन हटाई जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा पुलिस वालों ने उन पर और सभी आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उन सभी को फिर मजबूरी में वहां से भागना पड़ा। ये कच्चे तेल का प्रोजेक्ट सरकार और देश के डेवलपमेंट के लिए तैयार किया गया था, लेकिन मछुआरों की जिंदगी उथल पुथल हो गई। तब सामने आया मनोहर दोस्तों, उसी गांव में रहने वाला लेकिन थोड़ी हटके सोच रखने वाला इंसान। उसने सोचा कि जब सरकार हमारी जिंदगी बर्बाद करके अपना फायदा कर रही है, तो क्यों ना उनके फायदे में ही हम अपना फायदा ढूंढे। और फिर मनोहर ने उसी कच्चे तेल की पाइपलाइन में से चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पुलिस को रिश्वत देकर ये काम बड़ी आसानी से चलने लगा। और अब कच्चा तेल तो ऐसे तो बेचा नहीं जा सकता ना। इसका बंदोबस्त करने के लिए सामने आया पठान नाम का आदमी, जो कि मुंबई में रहता है और एक पेट्रोलियम कंपनी का मालिक भी है। वो सारा चोरी का कच्चा तेल खरीद कर उसके बदले मनोहर को पैसे देता है। पाइपलाइन में करोड़ों लीटर कच्चा तेल होता है दोस्तों। उसमें से अगर 2-4 हजार लीटर निकाल दिया जाए तो उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ध्यान देने वालों को तो मनोहर ने पहले से रिश्वत देकर अपने साथ शामिल कर लिया था। और मनोहर के दोस्त उससे अक्सर कहते हैं कि भाई ये काम गलत है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे और उन सरकार के लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन मनोहर का तो बस एक ही उसूल है, अगर किसी ने हमारा नुकसान किया तो उसके फायदे में से हम अपना हिस्सा निकाल ले, यही बढ़िया है, ताकि अपने नुकसान की भरपाई कर सके। इसीलिए अब पीछे तो मैं हटूंगा नहीं। और इस तरह मनोहर का ये काम बहुत ही बढ़िया चलता है दोस्तों। और कुछ ही सालों के अंदर मनोहर अलग अलग पेट्रोल पंप वालों के बीच बड़ा फेमस हो जाता है, क्योंकि अब मनोहर पठान से कच्चे तेल के बदले पेट्रोल लेता है और फिर उन्हें अलग अलग पेट्रोल पंप वालों को सस्ते दामों पर बेचता है। ये काम करते करते मनोहर दोस्तों बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसने अपने इस धंधे को संभालने की जिम्मेदारी अपने बेटे वासु को दे दी है। मनोहर ने आज तक जितना भी रुपया कमाया, सारा पैसा अपने ही गांव वालों की जरूरत में लगा दिया। उसने कई स्कूल और हॉस्पिटल बनाए, जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं बढ़िया तरीके से। और अब वासु भी अपने पिता के रास्ते पर चल रहा है। उसकी भी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने गांव वालों को खुश देखना, उनकी मदद करना, ताकि मछुआरे अपने रूट पर वापस आ सके, यानी कि दोबारा से मछलियां पकड़ने की शुरुआत करें, जो कि पाइपलाइन की वजह से पिछले 40 सालों से नहीं हो पाया है ना। जी हाँ दोस्तों, ये मछुआरे 40 साल से समंदर से दूर हैं, जो उनको अंदर से तोड़ दिया है पूरी तरह। इसीलिए वासु उनकी मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इस तरह अभी तक तो बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है सारा सीन। लेकिन अब इस इलाके में नया डीसीपी आया है, जिसका नाम है मायावी। वो एक नंबर का घटिया आदमी है दोस्तों। उसको सबसे ज्यादा पैसों से मतलब है, और ये करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे कितने ही मासूम लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े अपनी इस डिमांड को पूरी करने के लिए। और फिर ऐसे ही वो बाला नाम के गुंडे का साथ भी देता है। बाला बहुत टाइम से दोस्तों कच्चा तेल की चोरी पर नजर रखे हुए था। उसको किसी भी हालत में इस धंधे के अंदर अपना हाथ घुसाना है। अकेले करना तो मुश्किल है उसके लिए, लेकिन जब से उसको मायावी का साथ मिला है तो उसको उम्मीद आ गई है कि मनोहर को साइड करके ये धंधा मैं अपने कंट्रोल में ले लूंगा। तो बाला सबसे पहले क्या करता है पता है? वो पहले मनोहर के लॉरी ड्राइवर्स को खरीद लेता है, जो मतलब पेट्रोल पंप तक पेट्रोल लेके जाते हैं। और ये करने से होता ये कि बाला कई सारा पेट्रोल ऐसे ही अपने पास रख लेता और फिर उन्हें बेच देता। वासु को तो अपने लॉरी ड्राइवर्स पर बहुत ही भरोसा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। पर जब शिकायत आने लगी पेट्रोल पंप के ओनर से कि पेट्रोल बहुत ही कम आ रहा है आजकल, ऊपर से उसमें मिलावट भी ज्यादा है, तब वासु समझ जाता है कि अच्छा कुछ तो घोटाला हो रहा है। इसीलिए वो अपने ड्राइवर्स पर नजर रखना शुरू कर देता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये ड्राइवर्स उससे पेट्रोल चुरा कर उस बाला को बेच रहे हैं। और वासु फिर ऐसे ड्राइवर्स पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उन्हें काम पर से भी निकाल देता है। पर बाला दोस्तों ऐसे ही ड्राइवर्स को पैसों का लालच देकर अपने साथ कर लेता है, ताकि ये लोग आगे उसके काम आ सके। और फिर मुद्दा बड़ा होने की वजह से एक मीटिंग रखी जाती है तेल माफिया के बीच, जहां एक तरफ वासु और मनोहर होते हैं और दूसरी तरफ मायावी और बाला। मायावी मनोहर से कहता है कि देखो, अब से हम भी तेल चुराएंगे, तुम तो चुराते ही हो, अब हम भी ये काम करेंगे। हमारे काम में टांग घुसाने की कोशिश की तो तेल चोरी के केस में मैं एक एक को अंदर डाल दूंगा। अब ये सुनकर वासु का दिमाग खराब हो जाता है। वो मायावी को धमकाते हुए कहता है, देखो कुछ भी करने की कोशिश की तो तू मुझे क्या अंदर डालेगा, मैं तुझे दुनिया से गायब कर दूंगा। बेहतर यही होगा कि हमारे काम के बीच मत घुस। लेकिन मनोहर उसको शांत करते हुए मायावी से कहता है कि ठीक है, तुम्हें चोरी करनी है तो कर सकते हो, हम तुम्हारे काम के बीच नहीं आएंगे। और क्योंकि मनोहर को पता था कि पेट्रोल पंप वाले तो मुझ पे भरोसा करते हैं, नए बंदे से तो जल्दी पेट्रोल लेंगे नहीं, लेकिन अब अपनी बेइज्जती से मायावी बौखला चुका
था। वो एक एक करके वासु के ड्राइवर्स और उसका साथ देने वालों को किसी भी तरह के अलग अलग केसेस में फंसा देता है और फिर उनको जेल में डालकर बहुत मारता भी है दोस्तों। तो जब वासु को इसके बारे में पता चलता है उसे बड़ा बुरा लगता है कि मेरी वजह से ड्राइवर्स को तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन बहुत हो गया, मैं इस तकलीफ की वजह को खत्म कर दूंगा। तो वो सबसे पहले मायावी की गाड़ी को ही गायब कर देता है और उसके पास आकर कहता है कि अभी तो सिर्फ गाड़ी गायब हुई है, अगर आने वाले 1 घंटे के अंदर मेरे जितने भी ड्राइवर्स को पकड़ के रखा हुआ है ना, उनको आजाद नहीं किया तो गाड़ी की तरह तुझे भी गायब कर दूंगा। अब ये सुनकर मायावी का तो दिल कर रहा था कि यहीं खड़े खड़े पब्लिक प्लेस में इस वासु का एनकाउंटर कर दूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वासु के जाने के बाद वो खुद उसके अड्डे पर पहुंचकर उससे लड़ना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तू जानता नहीं है पुलिस वाले से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है तूने, और अब तू और तेरा बाप हमेशा हमेशा जेल में सड़ेंगे। दोस्तों वो आया तो था वासु को मारने, लेकिन उल्टा वो खुद मार खा जाता है वासु के हाथों, जिससे उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाता है। पुलिस फोर्स अब वासु को ढूंढने में लगी हुई है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई डीसीपी पर हाथ उठाने की। तो मामले को शांत करने के लिए मनोहर सारे वकील और यहाँ तक कि अपने कुछ खास मिनिस्टर से भी बात करता है ताकि वो वासु को बचा ले, लेकिन हर तरफ से यही जवाब आता है कि इस सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा जब तक मामला ठंडा ना हो जाता, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मनोहर वासु को अपने पास बुला लेता है और इमोशनल होते हुए कहता है कि देखो बेटा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुझे कुछ हो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पुलिस वाले सांपों की तरह होते हैं, जब तक बदला नहीं लेते ना शांत नहीं बैठते, इसीलिए जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम यहाँ से दूर चले जाओ। चेन्नई में मेरा एक पुराना साथी है, उसी के साथ रहना, और जब मुझे लगेगा कि अब सब ठीक है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। दोस्तों वासु जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मनोहर के जिद करने की वजह से उसको अपने पिता की बात माननी पड़ती है और फिर वो चेन्नई आकर अपना ज्यादातर टाइम समंदर में बिताया करता। तो ऐसे ही वासु के दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों उधर जैसे जैसे मायावी ठीक हो रहा था ना, उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। वो जब तक वासु को अपने हाथों से मार नहीं देता शांत नहीं बैठने वाला। अगले सीन में वासु जब समंदर में होता है तब उसको एक नाव समंदर में फंसी नजर आती है जिसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं। वो घूमने के लिए आए हुए थे वैसे, लेकिन बीच में ही उनकी नाव खराब हो गई, इसलिए वासु तुरंत उनके पास जाकर सभी को अपनी नाव में बैठने को कहता है। लेकिन इसी बीच आरती नाम की लड़की समंदर में गिर जाती है, पर वासु अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत समंदर में कूद जाता है और आरती को बचाकर उसे बाहर निकालता है। ये देखकर बस होना क्या था, आरती वासु से इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे कर लेती है दोस्ती। तो वासु भी उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेता है और बातों ही बातों में आरती वासु से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। तो वासु से कहता है कि मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं, पिता को कच्चा तेल चोरी करने के आरोप में पकड़कर मार डाला, ये सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। और तो तब मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त जो कि मनोहर है, उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने कभी भी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, वो हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा ख्याल रखते हैं। आरती ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, यानी कि दोस्तों मनोहर वासु का असली पिता नहीं है। और यहाँ माया भी ठीक होने के बाद सबसे पहले कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे वासु का एनकाउंटर कर देने का ऑर्डर जारी करने के लिए कहता है, क्योंकि वासु कच्चा तेल चुराने का माफिया है, उसने मायावी पर हाथ भी उठाया और ऊपर से अब फरार है। लेकिन कमिश्नर कहती है ये फैसला तुम अपने बदले के लिए कर रहे हो ना, हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिशियल तरीके से पर्सनल मैटर सॉल्व नहीं किए जाते, लेकिन हाँ अगर तुम अनऑफिशियल तरीके से वासु का एनकाउंटर करना चाहो तो कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर क्या था दोस्तों, वासु के धंधे को बर्बाद करने, उसको बिल्कुल तोड़ कर रख देने के लिए मायावी सबसे पहले तो तेल चोरी करने वाले हर एक बंदे को पकड़कर एनकाउंटर कर देता है और इसके बाद वो तेल चोरी के आरोप में मनोहर को भी गिरफ्तार कर लेता है। मनोहर कहता है कि तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे अपने वकील से बात करनी है, लेकिन मायावी नहीं सुनता और वो मनोहर को सीधे जेल में बंद कर देता है और बाला से कहता है कि आज से तेल चोरी का धंधा पूरी तरह से तेरा, जा जितना चोरी करना है कर और उसका हिस्सा मुझे देते रहना। बाला की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा और फिर वो अपनी टीम को लेकर पाइपलाइन के पास आ जाता है ताकि यहाँ से तेल चोरी कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे राजन नाम का बंदा पहुंच जाता है जो कि वासु का दोस्त है और वो यहाँ की निगरानी करता है ताकि कोई दूसरा यहाँ से तेल ना चुरा पाए। वो बाला से कहता है कि तुम लोग कौन हो रहे और यहाँ तेल चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वासु को पता चलेगा ना तो बचोगे नहीं। ये सुनकर बाला गुस्सा हो जाता है और अब वो अपने आप को ही इस धंधे का शेर समझने लग गया था, इसीलिए वो अपने साथियों से कहकर राजन को पकड़ लेता है और उसके मुंह के जरिए ढेर सारा कच्चा तेल उसके शरीर के अंदर डाल देता है। बेचारे राजन की जान चली जाती है, बड़ी दर्दनाक मौत होती है वैसे, जिसके बाद ये लोग मिलकर सारा कच्चा तेल चुरा लेते हैं। अगले दिन दोस्तों ओसीपी कंपनी में अफरा तफरी मच जाती है। ये वही कंपनी है जिसको ठेका मिला है सरकार के कहने पर कच्चा तेल निकालने का। यही लोग उस पाइपलाइन पर नजर रखते हैं। वहाँ का मैनेजर मनोहर के साथ मिला हुआ था, थोड़े बहुत तेल की कमी को वो एंट्री नहीं करता था, लेकिन कल रात तो बाला ने सीधे 2 करोड़ लीटर कच्चा तेल चुरा लिया जो कि असल में पूरा का पूरा स्टॉक था, जितना उस पाइपलाइन में मौजूद था वो सब। और इस चीज से सरकार को भी खबर लग जाती है कि रातों रात 2 करोड़ लीटर तेल गायब हो गया।
मैनेजर तो सदमे में जा चुका था कि आखिर अब क्या होगा। तुरंत के तुरंत एक टीम का गठन किया जाता है जो पता लगाएगी कि इतना सारा कच्चा तेल आखिर गया कहाँ। मायावी पर तेल को ढूंढने का प्रेशर तो था ही दोस्तों, साथ ही मछुआरे भी राजन के लापता होने की खबर उसके पास लेकर आ जाते हैं ताकि वो राजन को ढूंढ सके। पर मायावी तुरंत इंकार कर देता है कि मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगा क्योंकि तुम सब उस चोर वासु के साथी हो, पुलिस और सरकार को धोखा देकर चोरी करते हो और जरूरत पड़ने पर हमारे पास आ जाते हो। तो वो मछुआरे कहते हैं कि साहब 40 साल से लड़ रहे हैं, हमें हमारा हक मिल गया होता तो कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन दोस्तों फिर भी मायावी का सारा फोकस बाकी केसेस को छोड़कर वासु के ऊपर था। इधर वासु को काफी घबराहट हो रही थी क्योंकि उसके पिता ने कई दिनों से उसको फोन नहीं किया था, वरना अक्सर वो फोन किया करते थे। इसीलिए वो एक एम्बुलेंस के जरिए अपने गांव वापस आ जाता है क्योंकि ये आसान रास्ता था। लोगों की और पुलिस की नजरों से बचने का एम्बुलेंस बढ़िया तरीका था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मायावी ने उसके पिता को जेल में बंद करके रखा हुआ है और उसी के साथ साथ राजन की जान जा चुकी है जिसे बाला ने मार दिया। और जिस एम्बुलेंस के जरिए वो यहाँ पे आया था उसी के अंदर राजन की बॉडी को रखा गया था। ये जानकर वासु एकदम से इमोशनल हो जाता है दोस्तों कि मेरी गैर मौजूदगी में इतना सब हो गया और मुझे भनक तक नहीं लगी। बताओ, वो इतने गुस्से में आ चुका था कि जब तक एक एक को चुन चुन कर बदला नहीं ले लेता वो शांत नहीं बैठने वाला था। उन लोगों ने उसके सबसे अच्छे दोस्त राजन को उससे छीन लिया और अब वो उन सभी बदमाशों के खानदान को मिटा देगा। तो वहीं दोस्तों मनोहर होता है जेल में। वहाँ उसका एक बंदा आकर कहता है कि क्या हमें वासु को यहाँ बुला लेना चाहिए, कम से कम अब तो उसको पता चलना चाहिए कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। पर मनोहर तो ये कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ आया तो और बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि तेल के गायब होने में किसी और का नहीं बल्कि पठान का हाथ है। वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी ने ये किया होगा। तब दोस्तों हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पठान मनोहर को अपने एक प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं पूरे के पूरे गाँव वालों की बस्ती को मिटाकर वहाँ एक बंदरगाह बनाना चाहता हूँ जहाँ से मैं आसानी से चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ये एरिया बहुत ही कमाई का और महंगा हो जाएगा, पर इसके लिए एक ही रुकावट है, गांव वाले अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है और इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि गांव वाले तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारी हर बात मानते भी हैं। अगर तुम उनको मनाओ ना कि वो इलाका खाली कर दे तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। पर मनोहर तैयार नहीं होता क्योंकि इससे मछुआरे रोड पर आ जाएंगे यार, वो खाएंगे क्या, उनकी मछलियों का धंधा गायब हो जाएगा। इसीलिए वो पठान से साफ मना करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों अब मनोहर जेल में अपने साथी से कहता है कि इतना तेल गायब होने में भी पठान का हाथ हो सकता है, हमें वही पता लगाना होगा वरना हम किसी भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी ओर पठान बाला से आकर मिलता है और यहाँ पर पता चल जाता है कि तेल गायब करने के लिए पठान ने ही बाला से कहा था। बाला ने मायावी को धोखा दिया और अब वो पठान के साथ मिल चुका है। पठान ने तेल क्यों चुराया, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान है दोस्तों। पठान चाहता है कि वो मछुआरों के गांव को खरीद कर वहां बंदरगाह बनाए क्योंकि उसके एक्सपर्ट बंदों ने उसको बताया कि फ्यूचर में ये तेल और पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल कम हो जाएगा और सारी चीजें बैटरीज पर डिपेंड हो जाएंगी। बैटरी बनाने के लिए लिथियम आयन यूज होता है जो इंडिया के कश्मीर के इलाकों में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों पठान ये करने वाला है कि जितना हो सके उतना वो पहले कच्चा तेल लेकर पेट्रोल वगैरह बनाए और जब आधे से ज्यादा इंडिया उसी से पेट्रोल लेने पर मजबूर हो जाएगा तो उसके बाद वो मार्केट में पेट्रोल की कमी कर देगा और तब लॉन्च करेगा अपनी बैटरीज। और फिर उस टाइम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो रहेगा नहीं सिवाय उसकी बैटरीज खरीदने के, क्योंकि फ्यूचर में तेल एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा, लोगों को उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए ही चाहिए। और तब जो बैटरीज बनाने जाएगा कंपटीशन उस टाइम बहुत होगा। लेकिन अगर अभी से पठान इस बिजनेस में आगे बढ़ जाए तो उसकी पठान बैटरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगी और इसीलिए वो बंदरगाह बनाना चाहता है ताकि बैटरीज को इंटरनेशनल सप्लाई कर सके। इसने तो दोस्तों फ्यूचर का अभी से सोच के रखा हुआ है, जैसा कि अक्सर बिजनेस वाले करते ही हैं। पठान अब पेट्रोल की कमी होने पर लोगों को वही चुराया हुआ पेट्रोल बेचने की तैयारी में है ताकि लोगों को पता चले कि पठान है कौन। और ये प्लान सभी से अभी के लिए सीक्रेट था ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। पर वासु पठान के एक खास आदमी को पकड़कर उसको खूब टॉर्चर करता है ताकि पठान के प्लान के बारे में जान सके। तो वो बंदा सब कुछ वासु को बता देता है। ये जानकर वासु भी तंग रह जाता है कि आखिर इतना बड़ा प्लान कोई कैसे बना सकता है। वासु को कुछ भी करने से पहले दोस्तों अपने पिता को जेल से बाहर निकालना है। पर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी उनका केस हैंडल करने को तैयार नहीं होता। सभी पठान से डरते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि पठान भी जानता है कि मनोहर बाहर निकला तो उसके खुद के प्लान की वाट लगा देगा वो। पठान और बाला ने मिलकर मायावी के गुस्से का फायदा उठाया। मायावी को तो लगा कि उसने मनोहर को अपने गुस्से की वजह से जेल में डाला है, जबकि मायावी तो सिर्फ एक प्यादा है पठान की नजरों में जिसे वो अपने हिसाब से चला रहा है। और जब कोई मनोहर का केस नहीं लेता दोस्तों तब आरती सामने आती है, क्योंकि उसके पिता वकील हैं और वो अपने पिता को सारी बात समझाती है कि कैसे वासु ने मेरी जान बचाई थी समंदर में और क्यों वासु और मनोहर लड़ रहे हैं सरकार और पठान से, सब बताती है। इसीलिए आरती के पिता मनोहर का केस लेने को हो जाते हैं तैयार। पर ये चीज पठान से बर्दाश्त नहीं होती। वो बाला को सीधे ऑर्डर दे देता है कि मनोहर के कोर्ट में जाने से पहले उसे शूट करके मार डालो
लेकिन इसकी खबर वासु को लग जाती है। वो जानता था पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट पहुंच जाता है ताकि अपने पिता को बचा सके। पर गुंडे उसको देख लेते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, और तब तक आरती के पिता मनोहर को लेकर कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब वासु तो बच गया था। बाला समझ जाता है कि वासु के बचने का मतलब है वो मेरे पीछे जरूर आएगा, इसीलिए वो खुद मायावी के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए कि मैंने ही राजन को मारा है, कैसे भी करके उसका केस मेरे ऊपर से हटा दो, क्योंकि वासु बच गया है। राजन को मारने की वजह से वो मुझे जरूर मारेगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करो। पर मायावी उससे सिर्फ इतना कहता है कि वो कच्चा तेल तूने चुराया क्या, क्योंकि मायावी समझ चुका था कि उसका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। वो चंद पैसों के चक्कर में ऐसी मुसीबत में पड़ जाएगा जिसमें उसका परिवार भी खतरे में आ सकता है। मायावी को भी थोड़ी अकल आ गई है शायद, तो बाला अब उसको सारी बातें बता देता है कि हाँ, मैंने ही पठान के साथ मिलकर तेल चुराया। सुनकर मायावी उसको बहुत मारता है और धमकाता है कि आइंदा मेरी नजरों के सामने आया ना तो वासु से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है बस। इसीलिए बाला तो चला जाता है वहां से, और इधर वासु सोच रहा था कि 2 करोड़ लीटर तेल ऐसे कैसे गायब हो सकता है, उसको छुपाने के लिए तो बहुत ही बड़ी जगह चाहिए। तब उसको ध्यान में आता है कि गांव में एक पानी की पाइपलाइन लगी हुई थी, लेकिन उसमें पिछले 10 सालों से पानी गया ही नहीं। हो न हो वो कच्चा तेल उसी पाइपलाइन के अंदर छुपाया गया हो। और दोस्तों, वासु का शक बिल्कुल सही था। वो जब उस पाइपलाइन के पास आता है तो वहाँ कुछ गुंडे उस पाइपलाइन की निगरानी में होते हैं, और जाहिर सी बात थी खाली पाइपलाइन की निगरानी कौन करेगा जब तक अंदर कुछ स्पेशल मौजूद ना हो। यही चीज वासु का शक यकीन में बदल देती है। तो वासु अपना दिमाग चलाकर एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाता है। वो अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनको समझाता है कि जैसा मैं कहता हूँ, अगर हमने वैसा किया तो हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी, वो जमीन जिसमें वो पठान का बच्चा बंदरगाह बनाना चाहता है, और उसी के साथ साथ वो कच्चे तेल की पाइपलाइन भी हट जाएगी। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद हम फिर से मछलियों का व्यापार कर पाएंगे। गांव वाले खुश, उनको और क्या चाहिए था। वो कहते हैं कि जो तुम कहोगे हम वो सब करने को तैयार हैं। तो वासु कहता है कि गांव की सारी महिलाएं उस खाली पानी की पाइपलाइन के पास जाकर आंदोलन करेंगी, और जब सभी का ध्यान आंदोलन पर होगा, इतनी देर में हम पूरा कच्चा तेल पाइपलाइन से निकाल लेंगे, और ये कच्चा तेल हमारी मांगे पूरी करने में हमारी मदद करेगा। हमें जितना हो सके ये मुद्दा उतना बड़ा करना होगा। चेन्नई में हमारे पहचान वाले कई सारे मछुआरे हैं, हम उन सभी से कांटेक्ट करके उनको यहाँ पर बुला लेंगे ताकि वो यहाँ के समुद्री रास्ते को जाम कर सके। इससे जहाज इस इलाके को पार नहीं कर पाएंगे, और उन्हीं के जहाजों में हम कच्चा तेल ट्रांसफर कर देंगे। साथ ही बाहर देश से आने वाले जहाजों को भी रोकना होगा, तभी ये मुद्दा इंटरनेशनल बनेगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो भी मांगे होंगी उन्हें सरकार को पूरा करना ही होगा। और मैं जानता हूँ कि सरकार में कई सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें पठान ने पैसे खिलाए हैं, और वो लोग उसके लिए हमारी परमिशन के बगैर भी कोई ना कोई बहाना लाकर हमें यहाँ से भगा देंगे और पठान को उसका बंदरगाह बनाने देंगे। लेकिन अगर ये मुद्दा इंटरनेशनल जाता है तो किसी भी हालत में पठान की बात को ना मानकर सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होंगी। बस यही एक रास्ता है हमारे पास। तो गांव वाले कहते हैं कि इससे तो आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चला कि हमारी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो वो तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन वासु कहता है कि हम पिछले 40 साल से किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या ये तकलीफ उस तकलीफ से ज्यादा है? मुझे उम्मीद है कि जब वो सच्चाई जानेंगे तो वो हमारा साथ जरूर देंगे, इसलिए आप लोगों को बस फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वासु के प्लान को अमल में लाया जाता है। सबसे पहले महिलाएं पानी की पाइपलाइन के पास आकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। सारे पुलिस वाले उनको रोकने आते हैं। जो गुंडे पाइपलाइन की देखरेख कर रहे थे, पुलिस की वजह से उनको भी वहां से हटना पड़ता है। उसी के साथ साथ चेन्नई के सारे मछुआरे अपनी अपनी नाव लेकर गांव के पास पहुंच जाते हैं, जो समंदर के किनारे अपनी नाव को लगाकर पूरा जाम कर देते हैं। इससे होता यह है कि अमेरिका से आने वाला एक जहाज जिसमें दवाइयां थी उसको रुकना पड़ता है। इतना ही नहीं, मार्केट में चीजों के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। जो फल 100 रुपए किलो थे उसको सीधा 900 रुपए कर दिया जाता है। सारे पेट्रोल पंप खाली हो जाते हैं क्योंकि चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ठप हो गया। ऐसे आंदोलन को देखकर सरकार बौखला जाती है कि अचानक से ये सब क्या हो गया। हर तरफ से प्रेशर आ जाता है। सीएम को सुझाव दिया जाता है कि हमें लाठी चार्ज करनी होगी वरना ये लोग रुकेंगे नहीं। पर सीएम कहता है पागल हो गया हो क्या? अगर एक भी महिला को मारा तो आंदोलन में तो सिर्फ 2-4 हजार महिला ही आई है, लेकिन इस स्टेट में 2 करोड़ महिलाएं हैं, उनका वोट चला जाएगा। तब क्या करूंगा मैं? जाओ उनको समझाओ, उनसे पूछो कि आखिर उनको क्या चाहिए, क्या मैसेज है उनका, क्या मांगे हैं, सब बताओ। हम समझौते से ही कोई नतीजा निकालेंगे। और यहाँ दोस्तों वासु का प्लान सफल होता हुआ नजर आ रहा था। अब वासु खुद पुलिस के पास जाता है और ओसीपी कंपनी के सेक्रेटरी सेठी से मिलता है कि मैं वो 2 करोड़ लीटर कच्चा तेल ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि सबसे पहले मेरे पिता को रिहा करना होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया। इसके बाद आपको उन खाली पाइप की पाइपलाइन के अंदर पानी छोड़ना होगा
ताकि गांव वालों को पानी मिल सके। वो हमेशा समंदर का या फिर गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। और सबसे आखिरी, वो कच्चा तेल की पाइपलाइन हटाकर उसे कहीं और शिफ्ट करना होगा ताकि गांव वाले वापस मच्छियां पकड़ने और उनको बेचने का काम शुरू कर सके, अपनी जिंदगी पे दोबारा वापस आ सके, जो कि वो 40 साल से नहीं कर पा रहे हैं। तो सेठी वासु की सारी शर्तें मान लेता है, क्योंकि शहर से पेट्रोल खत्म हो चुका है, गाड़ियां ठप पड़ चुकी हैं, कैसे भी करके पेट्रोल चाहिए ही चाहिए सभी को। इसलिए वासु सेठी को अपने सारे ठिकाने पे लेके जाता है जहां चोरी का तेल निकाला जाता है, और अपने ठिकाने के साथ साथ वो बाला के ठिकानों के बारे में भी उन्हें बता देता है, जिसे फिर सरकारी लोग सील कर देते हैं। वासु को पता था उसकी शर्तें पूरी हो गई तो तेल चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए उसे अब इन जगहों की जरूरत नहीं है। पठान ये देखकर पर पागल हो जाता है। वो सरकार में बैठे अपने बंदों से कहता है कि मैं 2 करोड़ लीटर तेल देने को तैयार हूँ, लेकिन कैसे भी करके ये मुद्दा शांत करो और वो जमीन मेरे नाम करो ताकि मैं बंदरगाह बनवा सकूं। लेकिन तब उसको पता चलता है कि तेल तो गायब हो चुका है, पाइपलाइन के अंदर तेल मौजूद है ही नहीं। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतना बड़ा प्लान उसका फेल होता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ सेठी वासु से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को रिहा कर दिया, लेकिन तुम्हारी बाकी मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर होगा तुम खुद मीडिया के सामने जाकर इसके बारे में बताओ, ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारी मांगे पूरी हो सके। तो वासु सारे मीडिया वालों के सामने आता है। वो अपने गांव वालों को पेश आने वाली सारी परेशानियों का वीडियो बनाकर दिखाता है। लोग अपनी अपनी तकलीफें बताकर सरकार से कहते हैं कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो हमारा है सिर्फ वही चाहिए। कोई नौकरी या कोई योजना मत दो, सिर्फ वो पाइपलाइन हटा दो, पीने का पानी दे दो, हमें यहाँ से मत भगाओ। आम जनता यही चाहती है। और फिर दोस्तों, बाकी जो आम पब्लिक थी वो ये जानकर भड़क जाती है कि सरकार इन बेचारों के साथ कितना गलत कर रही है। #सपोर्ट फिशरमैन ट्रेंड करने लग जाता है हर जगह। इधर मायावी भागकर हॉस्पिटल आता है, क्योंकि उसका बेटा एडमिट था। यहाँ आने के बाद उसकी पत्नी मायावी से कहती है, तुम एक ऐसे इंसान के पीछे पागल बने हुए हो जो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तेज बुखार आ गया था उसको, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तब मनोहर ने हमारी मदद की और अपनी गाड़ी से हमें हॉस्पिटल पहुंचाया, वरना आज कुछ अनहोनी हो जाती। ये जानकर मायावी को बहुत ही बुरा लगता है और वो वासु और मनोहर से अपना गुस्सा खत्म कर देता है। तो वहीं दोस्तों, वासु सेठी को सारे के सारे 2 करोड़ लीटर कच्चा तेल की लोकेशन बता देता है, ताकि जल्दी से जल्दी उससे पेट्रोल बनाकर लोगों की परेशानी खत्म की जा सके। साथ ही सरकार ने वासु और उसके गांव वालों की मांगे पूरी कर दी थी, जिससे सारे गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन पठान खुश नहीं था। वो अपने गुंडों के हाथों आंदोलन करने वालों में घुसकर पुलिस पर पत्थर फेंकने लग जाता है, जिससे पुलिस और लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। वासु को मारने के लिए दूर से स्नाइपर भी तैनात होता है, लेकिन जैसे गोली चलती है तो बीच में गांव का ही कोई आदमी आकर वासु को बचा लेता है, लेकिन उस बेचारे की जान चली जाती है, जो देखकर वासु से रहा नहीं जाता। पर यहाँ सिर्फ वासु को ही मारने का प्लान नहीं था, प्लान तो मनोहर को भी मारने का था। पठान के कहने पर बाला मनोहर को मारने चला जाता है। बेचारा मनोहर अकेला और 10-15 गुंडे जिनके हाथों में धारदार हथियार हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मनोहर लड़ने की कोशिश करता है, पर जाहिर सी बात थी यार, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाता और बेरहमी से उसको मार दिया जाता है। और वासु को जब इसके बारे में पता चलता है ना दोस्तों, बिल्कुल टूट जाता है वो, और वहीं से भागते भागते बाला के पास जाता है और एक एक करके सभी गुंडों के साथ बाला का भी कच्चा तेल बना देता है, मार मार कर। ठीक वैसे ही जैसे उसने राजन को मारा, मनोहर को मारा, और फिर इसके बाद मनोहर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ सभी गाँव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारा मनोहर आखिरी सांस तक गाँव वालों के लिए लड़ते लड़ते सभी को अलविदा कहकर चला गया। और अब मूवी के आखिरी सीन में दोस्तों, वासु समंदर किनारे खड़ा होता है, जहां जब उसके गांव वाले आसानी से समंदर में जा सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की पाइपलाइन हटा दी गई है। गांव वालों को पीने के लिए साफ पानी दे दिया गया है और पठान की कंपनी को कर दिया है सील, चोरी का कच्चा तेल खरीदने के आरोप में। आखिरकार गाँव वालों की जीत हुई, बुराई का खात्मा हुआ। जब इंसान एकजुट हो जाता है ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर पाती। यही इस मूवी ने साबित कर दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।